हेलो दोस्तों। तो आज हम जो है सेकंड पार्ट उसी मतलब जो सेकंड चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज, और थर्ड चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा तो उसे भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक था, यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था आईबीसी के तहत, जो ऊपर वाला ऑप्शन है। ठीक है, अगला है ऋणों की प्रोविजनिंग। कल मैंने देखा मतलब वीडियो में थोड़ा साउंड प्रॉब्लम कहीं कहीं पे आ रहा है, तो अगर किसी के में साउंड के साथ जो है पंखा पीछे चल रहा है उसकी आवाज़ भी आ रही है तो आप हल्का सा वॉल्यूम को कम करके देख सकते हैं। ठीक है, उससे थोड़ा क्लियर आएगा वॉइस। तो पहला है ऋणों की प्रोविजनिंग। प्रोविज़न होता है ना एक तरह से, जैसे हम प्रोविज़न करते हैं, एक तरह से निर्देश होता है एक तरह का ये भी। ठीक है, तो हाल ही में जो आरबीआई है उसने जो मोराटोरियम है, ये कल हमने देखा था। मोराटोरियम क्या होता है, जो जिस पीरियड में मतलब ईएमआई पे नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तो अधिस्थगन, उसके अंतर्गत जो ऋणों की विशेष प्रोविजनिंग है उस पर स्पष्टीकरण दिया है आरबीआई ने, जिसके बारे में तथ्य देख लेते हैं कि जो बैंक वगैरह जो ऋण जो उनके ऊपर होता है, ठीक है, अगर वो जो है एनपीए नहीं रह गया इस मतलब उस समय तक, और अधिस्थगन जो है उसकी स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है मोराटोरियम की, मतलब उसमें ईएमआई जो है पे नहीं करेंगे उस टाइम पीरियड में, तो यह निर्धारित किया गया कि वैसे ऋणों के मामले में जो ऋण देने वाले संस्थान हैं, ठीक है, उनकी 10% की प्रोविजनिंग करेंगे वो। ठीक है, मतलब जो तिमाहियाँ हैं, हर 3 महीने में 5-5% करके जो वो है वो ऋण को इस प्रोविजनिंग के तहत लेंगे। अगर ऋणों की प्रोविजनिंग के तहत बात करें तो बैंकों को जो अपनी ख़राब होती परिसंपत्तियाँ हैं, ठीक है, परिसंपत्तियाँ भी नीचे देखेंगे कितने टाइप की होती हैं, तो उसके निर्धारण प्रतिशत के लिए पृथक रूप से जो धन का आवंटन होता है उसको करना होगा, और धन जो है उपलब्ध कराना होगा। परिसंपत्ति वर्गीकरण के आधार पर जो आरबीआई द्वारा प्रोविजनिंग जो मानदंड है, जो स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए गए हैं, उदाहरण के लिए एनपीए के संदर्भ में जो है प्रोविजनिंग सुरक्षित ऋण के लिए 15% और असुरक्षित ऋण के लिए कितना होगा, 25% होगा। इसका अर्थ है कि अगर आप मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का ऋण है जो एनपीए है, या सब स्टैंडर्ड अवमानक है, अवमानक बन जाता है, तो कम से कम 15 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग के रूप में बैंक को अपनी आय से पृथक जो है रखना होगा। ठीक है, आरबीआई द्वारा स्पष्ट किया गया कि केवल अधिस्थगन अवधि की शुरुआत में विशेष उल्लेख खाते या जो स्पेशल मेंशन अकाउंट्स है एसएमए 2, ठीक है, इसके बारे में हमने कल देखा था एसएमए 1, 2, 3, उसके रूप में इसे वर्गीकृत ऋणों की प्रोविजनिंग की जाएगी। स्पेशल मेंशन अकाउंट जो एसएमए होता है, एक ऐसा खाता होता है जो आरंभिक तनावग्रस्त अपने ऋण दायित्वों को समय पर चुकाने के जो उधारकर्ता होते हैं कि डिफ़ॉल्ट पूर्ण स्थिति, मतलब जब वो डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं, मतलब ये घोषित करने वाले कि मैं दिवालिया हूँ, तो उससे बिल्कुल पहले की स्थिति जो होती है, ठीक है, उसको जो है प्रदर्शित करता है। मतलब कोई डिफ़ॉल्ट करने वाला होता है तो उसके अगर आप बैंक अकाउंट्स वगैरह देखेंगे तो उनसे पता चल जाएगा कि ये डिफ़ॉल्ट घोषित होने वाला है। हालांकि खाते को अभी तक जो है एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो परिसंपत्ति वर्गीकरण देखते हैं। तो आरबीआई के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण जो है, इसका वर्गीकरण कैसा होता है, एक तो विशेष उल्लेख खाता, स्पेशल मेंशन अकाउंट, ठीक है, ये भी 3 टाइप के होते हैं। एक तो 0, 1, 2। 0 होता है 1 से 30 दिन वाला, जिसका इंटरेस्ट पेमेंट एंड पार्टली होली ड्यू जो होता है 30 दिन का, उसके ऊपर जो है ड्यू रह रखा हो, पेमेंट रह रखी हो 31 से 60 दिन का 2, 1, और 2 61 से 90 दिन का। ठीक है, तो स्पेशल एसएमए क्या होता है, पुनर्भुगतान में जो विलम्ब होता है, मतलब जो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं कोई भी, तो उसमें जो विलम्ब होगा उसके आधार पर जो है बैंक अपने कर्जदारों के खातों को एसएमए के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको कल मैंने बताया था कि जो एनबीएफसी बैंक होते हैं, ठीक है, एनबीएफसी और एनपीए, ठीक है, अगर किसी संपत्ति को एनपीए घोषित करना होता है तो कितने दिनों का टाइम पीरियड होता है उसमें, अगर 90 डेज़ में आप कोई इंस्टॉलमेंट ना दे, ठीक है, एनबीएफसी के लिए 180 डेज़। ठीक है, आरबीआई अब एनबीएफसी के लिए भी मतलब 90 डेज़ करने की सोच रहा है। ठीक है, अभी किया नहीं है, कर रहा है, सोच रहा है मतलब इसके बारे में कि 90 डेज़ तक अगर कोई भी ईएमआई या कुछ भी पे करना हो, मान लीजिए आपने लिए लोन ले लिया बैंक से 1 लाख रुपए, आपकी इंस्टॉलमेंट है मान लीजिए 2,000-3,000 रुपये की, इस टाइप से कुछ है, आपने कार या कुछ भी लिया, तो आप अगर 90 दिनों तक उसको पे नहीं करेंगे अपनी इंस्टॉलमेंट को, ठीक है, जब लास्ट डेट होती है उससे लेके अगले 90 दिन तक, तो वो एनपी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एनबीएफसी जो भी है उससे लोन लेंगे तो 180 डेज़ का टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो एनपीए में वो हो जाता है, मतलब उसके बाद जो है उस पे आगे का प्रोसीजर किया जाएगा। ठीक है, तो एनपीए ऐसे ऋण या अग्रिम जिनके मूल्य या ब्याज का भुगतान 90 दिन या उससे अधिक दिनों से बकाया हो, ठीक है, वो एनपीए हो जाता है। उसमें ब्याज का भुगतान अल्प अवधि की फसल के लिए 2 फसल मौसम और
लंबी अवधि की फसलों के लिए एक फसल मौसम तक नहीं किया गया हो। ठीक है, ये एक मतलब उसके फसल के बारे में जो किसान कृषि लोन लेते हैं उसके बारे में। ठीक है, अगर अल्प अवधि की फसल है तो उसके लिए 2 फसल, और लंबी अवधि की फसल है तो 1 फसल तक पेमेंट होनी चाहिए। उसके बाद अवमानक परिसंपत्तियाँ, सबस्टैंडर्ड एसेट्स, ऐसी परिसंपत्तियाँ जो 12 माह या उससे कम अवधि के लिए एनपीए बनी रहती है। जो 1 साल के लिए मतलब या 1 साल या उससे कम के लिए अगर एनपीए बनी रही तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट हो जाती है। ठीक है, संदिग्ध परिसंपत्ति जो 12 माह की अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में बनी रहे। ठीक है, जो 12 महीने मतलब ये तो है कि 12 महीने और उससे कम, और अगर टोटल 12 महीने तक वो बनी रही तो वो संदिग्ध एसेट हो जाएगा। ठीक है, हानि परिसंपत्ति, इसे वसूल ना किए जाने वाला जो अनकलेक्टेबल जिसे बोलते हैं, और इतने निम्न मूल्य का समझा जाता है कि इन्हें बैंक ग्राह्य परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, हालांकि इसका कुछ निस्तारण या पुनर्प्राप्ति योग्य मूल्य हो जाता है। मतलब एक तरह से इसे काफ़ी निम्न मूल्य का समझा जाता है। ठीक है, काफ़ी कम अमाउंट में समझा जाता है हानि परिसंपत्ति को। अगला टॉपिक है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन, मतलब इसका रेगुलेशन करना एनबीएफसीज़ का, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज़ होती हैं। तो इसके लिए जो आरबीआई है उसने भारत की जो गैर बैंक जो एनबीएफसीज़ है उसके प्रति अपने नियामकीय दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, जो बदलाव है वो देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे पहले डिफरेंस देख लेते हैं बैंक्स में और एनबीएफसीज़ में क्या होता है। ठीक है, एनबीएफसी हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या होता है, और बैंक्स आपको पता ही है क्या होता है। तो बैंक जो होता है वो डीडी क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, एनबीएफसीज़ नहीं करता है। ड्रॉइंग ए चेक, मतलब चेक निकालना, कैन नॉट इशू और ड्रॉ ए चेक ऑन इट्स ओन, एनबीएफसी नहीं करता है, जबकि बैंक कर देता है। पता है आपको, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी, पैसा जमा कराने वाली जो फैसिलिटी है, नॉट अवेलेबल फॉर एनबीएफसी डिपॉजिट, इसकी अवेलेबल नहीं है, इसकी अवेलेबल है। एक्ट फॉर रेगुलेशन, इसके लिए कोई रेगुलेशन का एक्ट है, ट्राई दे आर कवर अंडर इंडियन कंपनी एक्ट 1956, और जो बैंक्स है वो बैंकिंग जो अधिनियम 1949 है। ठीक है, तो एनबीएफसीज़ के लिए जो विनियामकीय ढांचा तैयार कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। एनबीएफसीज़ है क्या? भारत में कुछ ऐसी वित्तीय संस्थाएं हैं जो बैंक नहीं है। ठीक है, किंतु वे दूसरे माध्यम से जमा राशि स्वीकार करती है तथा बैंक की तरह ऋण सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, भारत में इन्हें एनबीएफसी कहा जाता है। एनबीएफसी वस्तुतः ये हमने पढ़ा ही अभी 1956 कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी है। इसका मुख्य कारोबार किसी योजना अथवा अवस्था के अंतर्गत एक मुश्त रूप से अथवा किस्तों में जमा राशि प्राप्त करना है, जो ईएमआई वगैरह देते हैं ना। ठीक है, तो वो एनबीएफसीज़ को उससे प्राप्त करती है। ये कंपनियां अग्रलिखित व्यवसाय, अग्रलिखित मतलब प्री रिटर्न, जो पहले से लिखा हुआ कोई व्यवसाय हो या कारोबार में संलग्न होती है। ऋण या अग्रिम संबंधी व्यवसाय, कोई भी ऋण हो या कोई अग्रिम मतलब उधार लेना हो, सरकार या स्थानीय प्राधिकारों द्वारा जारी कोई शेयर हो, स्टॉक हो, बॉन्ड हो, डिबेंचर हो, प्रतिभूति हो कोई सरकारी, इसी प्रकार की बाजार आधारित अन्य प्रतिभूतियों की खरीद, पट्टा मतलब लीज पे देना, उसे किराए पे देना, किराया खरीद, बीमा व्यवस्था हो, कोई चिट कारोबार हो इत्यादि, ये सब काम क्या करती है, एनबीएफसी करती है। ठीक है, उसके अलावा एनबीएफसी की अगर प्रमुख विशेषताओं के रूप में निम्नलिखित का उल्लेख किया जा सकता है। तो क्या उल्लेख किया जा सकता है, एनबीएफसी में ऐसी कोई भी संस्था सम्मिलित नहीं होती जिसका प्रमुख कारोबार जो है कृषि गतिविधियों, औद्योगिक गतिविधियों, किसी भी वस्तु की खरीद या बिक्री, जैसे प्रतिभूतियाँ और शेयर, इनको छोड़कर, जो सरकारी प्रतिभूतियाँ कोई शेयर है इनको छोड़कर खरीद या बिक्री की कोई भी सेवा प्रदान करना, या फिर कोई संपत्ति, अचल संपत्ति की बिक्री, खरीद, निर्माण, ये सब एनबीएफसी में नहीं होता है। ठीक है, ऊपर बताया क्या होता है, यहाँ पे बताया क्या नहीं होता है। ठीक है, इसको बिल्कुल आराम आराम से पढ़िएगा, आपको सब कुछ मतलब क्लियर होता चला जाएगा। एनबीएफसी का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। इन्हें जो है, एक तो देयता जो लायबिलिटी उसके प्रकार के संदर्भ में जमा और गैर जमा, नॉन डिपॉजिट स्वीकार करने वाले एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जमा और गैर जमा। आकार के आधार पर अगर बात करें तो गैर जमा स्वीकार करने वाला एनबीएफसी को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जो एनबीएफसीज होती हैं तथा जो नॉन डिपॉजिट होल्डिंग कंपनी है उसके रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये आकार के उस पे है, बेसिस पे। ठीक है, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी और नॉन डिपॉजिट होल्डिंग कंपनी। इसके अतिरिक्त इन्हें उनके द्वारा निष्पादित की जाने वाली जो गतिविधि है उसके प्रकार के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, थोड़े से फ्लो चार्ट में देख लेते हैं। ओवरव्यू ऑफ रेगुलेशन फॉर
नॉन बैंकिंग कंपनीज़, जो बैंकिंग कंपनी नहीं है एनबीएफसी, उनके रेगुलेटर के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी रजिस्टर अंडर सेक्शन 3 ऑफ कंपनी एक्ट 1956। ठीक है, एनबीएफसी रेगुलेटेड बाय अदर रेगुलेटर। कौन से रेगुलेटर है? टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जैसे हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी वेंचर। ठीक है, और इनकी अथॉरिटी किसके अंडर आती है? ये सारी एनबीएफसीज़ है। ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और ये सारी भी एनबीएफसीज़ होगी। ये सेबी के अंडर आती है, ये जितने फिगर में आप नीचे देख सकते हैं। और नेशनल हाउसिंग बैंक में ये आती है। ठीक है, इसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। एमसीए किसे रेगुलेट करता है? निधि कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट, चाइल्ड फंड कंपनी हो कोई, इंश्योरेंस कंपनी जो होगी आईआरडीए के अंदर। ठीक है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई, आरबीआई के द्वारा रजिस्टर होती है। रेगुलेशन, सुपरविजन, सर्विलियंस एंड एनफोर्समेंट अंडर आरबीआई, सब कुछ इसका आरबीआई करती है, निगरानी। ठीक है, सुपरविजन, रेगुलेट करना। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, अगर इसकी बात करें तो रेगुलेशन, सुपरविजन एंड सर्विलियंस अंडर द कंपनी एक्ट 1956। ठीक है, इनका आरबीआई क्या करती है? ये सब काम करती है। और जो नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं वो कंपनी एक्ट 1956 के अंदर आता है, जिसका रेगुलेटर कौन करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, एमसीए। ठीक है, एनफोर्समेंट एजेंसी कौन सी है? स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी इसकी, जो एनफोर्स करेगी कोई भी लॉ वगैरह है। इसकी अगर बात करें तो अन्य प्रमुख श्रेणियाँ कौन सी हैं जो अगर लिखित में सम्मिलित है, जो प्री रिटर्न है पहले से ही? एसेट फाइनेंस कंपनियाँ, इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ, लोन कंपनियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियाँ, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ। ठीक है, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है। ये नीचे जो एक टेबल दिया होगा उसमें इनको अलग अलग डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अलग अलग 3 लेयर में इसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये कंपनियाँ आरबीआई से, जो एनबीएफसीज़ होती हैं उनसे लाइसेंस प्राप्त करती है। आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करती है ये एनबीएफसी। लेकिन वे अलग अलग एजेंसियों द्वारा विनियमित की जाती है। अलग अलग एजेंसियाँ, अभी पीछे हमने चार्ट में देखा कौन सी किसे विनियमित करती है, जो उनके द्वारा निभाई गई भूमिका पर आधारित होता है। और जानकारी के लिए ग्राफिक्स देखते हैं अभी। ठीक है, इसमें बदलाव की आवश्यकता क्यों है इसके विनियमन में एनबीएफसी के? क्योंकि जैसे कि ये देखिए, ये दोनों कंपनियाँ क्या डिफ़ॉल्ट घोषित कर गई थी, मतलब दिवालिया घोषित कर दिया था, है ना। उसके अलावा जो बड़े एनबीएफसी है उसको पूरी तरह बैंक में रूपांतरित होने हेतु आरबीआई के आंतरिक कार्य समूह की अनुशंसा के अनुरूप इन्हें कार्य करना होगा। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है, मतलब कि जो इनका कॉरपोरेट जो घराना था जहाँ पे ये काम करते थे वो अफेक्ट करेगा किसको? बैंक को भी। ठीक है, इसको इस टाइप से समझिए। जैसे मान लीजिए अभी आपकी जो काम कर रहे हो आप, पढ़ने का आपका है। ठीक है, 10-10 घंटे, 15-15, 12-12 घंटे आप बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको कल को कह दूँ कि आप जाके फील्ड जॉब करो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? फील्ड जॉब में भी आपको ये रहेगा कि थोड़ी बहुत देर बैठ जाओ, मतलब आपका आदत वैसी बन चुकी है कि आप बैठना ज़्यादा चाहते हैं ना, तो ये इसको अफेक्ट करेगा। उसी टाइप से जो कॉरपोरेट घराने होंगे उनकी जो कोई भी जैसे टैक्स चोरी करना या कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी वो है, वो बैंक को अफेक्ट करेगी। ठीक है, ये मतलब न्यूज़ में जो डेली न्यूज़ पढ़ते हैं करंट अफेयर की, उसमें आया हुआ था ये। ठीक है, उसके अलावा फिनटेक सेक्टर का उद्भव, बड़े एनबीएफसी और उभरते जो फिनटेक है उसके बीच बाधा रहित संपर्क की स्थापना। ठीक ठीक है, फिनटेक क्या है? जो फाइनेंस इनटेक, मतलब जो हम जितनी भी हमारी फाइनेंस की जो गतिविधियाँ हैं वो टेक्नोलॉजी के जो द्वारा जो होती जा रही है, जैसे हमारा डिजिटल पेमेंट है या कुछ भी हम डिजिटली कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं कुछ भी, तो ये सब फिनटेक इसका एक क्या है? उभरता हुआ सेक्टर है एक। ठीक है, तो बैंक और एनबीएफसी और उभरते फिनटेक के बीच जो है बाधा रहित संपर्क की स्थापना हेतु। उसके बाद आरबीआई ने कौन कौन से बदलाव प्रस्तावित किए हैं? ठीक है, जो बदलाव मतलब एनबीएफसी में वो चाहता है, तो व्यापक रूप से अगर देखें तो आरबीआई ने हल्के विनियमन वाले सामान्य दृष्टिकोण से आगे बढ़कर बड़े जो एनबीएफसी है उस पर लगभग बैंकों की तरह निगरानी रखने का प्रस्ताव रखा है। मतलब छोटे जो एनबीएफसी होंगे वो डिफ़ॉल्ट करेंगे तो इतना इफेक्ट नहीं होगा, पर जो बड़े होंगे उन पर निगरानी बहुत ज़्यादा टाइट रखनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए बड़े बैंकों पर उसने निगरानी का प्रस्ताव रखा है। इस विचार को संभव करने के लिए निम्नलिखित बदलाव प्रस्तावित किए हैं। सबसे पहले देखिए 4 स्तरीय वो बनाए उन्होंने, विनियामकीय ढांचे 1, 2, 3, 4 ये। ठीक है, जैसे कि ये बेस लेयर हो गया हमारा। ठीक है, बेस लेयर बीएल, उसके बाद मिडल लेयर एमएल, अपर लेयर यूएल,
और टॉप लेयर, ये अभी तक मतलब इसके बारे में ढंग से प्रस्ताव पारित मतलब अभी सोचा जा रहा है। जो मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल की एनबीएफसी होगी उसको इसमें डाला जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें जो है कैटेगरी डिवाइड कर दी गई, जैसे बेस लेयर है इन पे थोड़ी रेगुलेटरी थोड़ी कम होगी, ठीक है। ये जो एनबीएफसी जो इसमें आएंगी, ठीक है, जो छोटी कंपनियाँ होंगी, उसके बाद इस पर थोड़ी और ऊपर की वो होगी, रेगुलेशन होगी, विनियामक ये होगी, इस पे सबसे ज़्यादा टाइट जो है निगरानी रखी जाएगी, ठीक है। तो एनपीए के वर्गीकरण में जो है बदलाव, आरबीआई ने आधार स्तर जो बेस लेयर है उस वाले एनबीएफसी के एनपीए सभी मानदंडों में बदलाव का भी प्रस्ताव रखा है। इनके जो एनपीए की गणना होगी वो 180 दिन के बकाया के बजाय 90 दिन पे होगी, ठीक है। इन एस एक सेकेंड, जो हमारे जो ये होंगे ना, जो बेस लेयर होगी, इनकी 180 की बजाय 90 दिन पे इनकी क्या की जाएगी, जांच की जाएगी, ठीक है। मतलब अगर इन्होंने 90 दिन तक कोई भी पेमेंट नहीं की तो इन पर मतलब वो कार्रवाई की जाएगी आगे। उसके बाद है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एवं आवास वित्त कंपनियों के लिए विशेष तरलता योजना, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसी एंड एचएफसी। एचएफसी क्या है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है। तो ये क्या है, एचएफसी कंपनी अधिनियम 1956, इसके अंतर्गत एक पंजीकृत कंपनी है, जिसके अंतर्गत एनबीएफसी है उसी के अंतर्गत ये है, ठीक है। तो जिसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आवास के लिए जो वित्त है, वित्त प्रदान करने वाले व्यवसाय है, उसका संचालन किया जाता है, लेन देन किया जाता है, ठीक है। मतलब आपको जो हाउसिंग घर लेना है उसके लिए जो भी वित्त आएगा या जाएगा, लेन देन होगा, वो इसी के अंदर किया जाता है। एचएफसी को भारतीय आरबीआई के नियमों के अंतर्गत एक एनबीएफसी माना जाता है, ठीक है। पीछे हमने चार्ट में देखा था ना, तो उसी के अकॉर्डिंग तो जो एनबीएफसी और जो एचएफसी है उसके लिए विशेष तरलता योजना को प्रारंभ करने का प्रस्ताव पिछले महीने स्वीकृति प्रदान की गई थी इसे, ठीक है। आरबीआई ने अब इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु ऋणदाताओं के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो एचएफसी का विनियमन है, रेगुलेटरी है, उसको पिछले वर्ष आरबीआई को सौंप दिया गया है, ठीक है। इसके रेगुलेटरी विनियमन आरबीआई को सौंप दिया गया है, ठीक है। इससे पहले ये किसके पास था, एनएचबी के पास, जो नेशनल हाउसिंग बैंक था उसके द्वारा किया जाता था, ठीक है। हमने पिछले से पिछले पेज की टेबल में पढ़ा भी था। हाल ही में आरबीआई द्वारा जो आवास वित्त कंपनियां हैं, ठीक है, उसके लिए नए नियमों को प्रस्तावित किया गया है। ये नियम उनकी परिभाषा, वित्तीय स्तर, उसके जो विनियमन है, जैसे निवल धारित जो परिसंपत्तियाँ हैं आदि में परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। कुछ आवास वित्त कंपनियाँ उनके उसमें नियमों में परिवर्तन किया गया है आरबीआई द्वारा। अगर इस योजना के बारे में देखें तो जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है उसके माध्यम से आरबीआई ने जो एनबीएफसी और एचएफसी है उसके लिए एक विशेष तरलता योजना की घोषणा की है, ठीक है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ एनबीएफसी की अगर देखें तो मोबिलाइजेशन ऑफ फंड एंड रिसोर्सेज, कैपिटल फॉर्मेशन। अभी चलिए देखते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं फिर इसके बाद इस पे आएंगे। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है, जो एनबीएफसी और एचएफसी है इसको उनकी तरलता की स्थिति में सुधार करने, मतलब जो उनके अंदर तरलता मतलब क्या, लिक्विडिटी, जो पैसा की कमी है उसमें सुधार करने, वित्तीय क्षेत्र में किसी भी संभावित व्यवस्थागत अगर कोई जोखिम है उससे बचने के लिए सहायता प्रदान करना, ठीक है। किसी योजना का स्पेशल पर्पस व्हीकल का, एसपीवी का। तो इस स्पेशल पर्पस व्हीकल द्वारा जो है हर जो एनबीएफसी और एचएफसी है उससे 30,000 करोड़ रुपए तक के जो अल्पकालिक ऋण होंगे उसका क्रैक किया जाएगा, ठीक है, उनको मतलब बेचा जाएगा। उसके पश्चात ये एनबीएफसी और एचएफसी है इस राशि का उपयोग अपनी मौजूदा देयता मतलब अर्थात जो ऋण है उसको चुकाने के लिए करेंगे, ठीक है। इनकी हेल्प की जा रही है। पात्रता की अगर बात करें तो कौन इसके पात्र होंगे इन इस हेल्प को लेने के, जो भी एनबीएफसी और एचएफसी है उसके पास जो निवल और ग्रॉस मैंने कल बता दिया था, है ना, निवल और जो सकल था। तो जो एनपी है निवल वो 6% से कम होना चाहिए, ठीक है। एनपीए जो 6% से इसके लिए कम होना चाहिए। पिछले 2 वर्षीय वित्तीय वर्षों में से कम एक में जो है निवल लाभ दर्ज होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ लाभ उसे अर्जित भी हुआ 2 वर्षों में से 1 वर्ष में, ठीक है। जिन्हें 1 अगस्त 2018 से पहले के अंतिम 1 वर्ष के दौरान विशेष जो SMA 1 या फिर SMA 2 श्रेणी के अंतर्गत जो है दर्ज नहीं किया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस दे रखे कुछ एनबीएफसी के क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए सबसे पहले तो पहले हमने बताया था कि एनबीएफसी अगर बैंकिंग में चेंज होंगे तो सबसे पहले तो पैसे की कमी दूर करेंगे, है ना। कैपिटल फॉर्मेशन होगा, प्रोविज़न ऑफ लॉन्ग टर्म क्रेडिट होगा, लंबे टाइम के लिए पैसा रहेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल
मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट एक बनेगा, अट्रैक्टिंग फॉरेन ग्रांट्स, जो विदेशी जो वो होंगे फॉरेन ग्रांट्स, जो पैसा वहाँ से भी आएगा विदेशों से, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड एंड रिसोर्सेज, ठीक है, उनको मोबिलाइज किया जाएगा फंड्स और जो रिसोर्सेज होंगे। उसके बाद एनबीएफसी क्षेत्र की सहायता के लिए अन्य उपाय, अब ये पहले जो हम 30,000 करोड़ की सहायता करी, उसके बाद अन्य उपाय भी हो सकते हैं। क्या? आपातकालीन जो क्रेडिट लाइन गारंटी योजना है, ठीक है, ECLGS, यह योजना क्या करेगी? जो GECL है, इसके बारे में अभी देखेंगे हम। उस सुविधा के लिए रूप में जो MSME होंगे, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम होंगे, और जो मुद्रा होगी, ठीक है, ये भी एक योजना है, इसके बारे में देखेंगे हम, GECL और मुद्रा, इनके बारे में। तो इन दोनों के उधारकर्ताओं के लिए जो है कुल 3 लाख करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग प्रदान की जाएगी, ठीक है। देखिए मुद्रा क्या है? M से माइक्रो, U से यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ये क्या है? इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डेवलपिंग एंड रिफाइनेंसिंग ऑफ माइक्रो यूनिट एंटरप्राइजेज, मतलब इसमें डेवलप करना और दोबारा पैसा देना, रिफाइनेंस करना ऑफ माइक्रो यूनिट एंटरप्राइजेज, जो माइक्रो जितनी भी यूनिट इकाइयाँ होंगी उनके लिए दोबारा पैसा इसमें डालना, ठीक है। इट वॉज अनाउंस बाय द ऑनरेबल फाइनेंस, वित्त मंत्रालय द्वारा वो किया गया, अनाउंस वाइल प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट फॉर 2016 में इसे अनाउंस किया गया था, ठीक है। और उसके बाद GECL क्या है? देखिए GECL की हमने फुल फॉर्म तो देख ही ली पीछे, गारंटीकृत संकटकालीन ऋण सुविधा योजना। इसके लिए पात्रता देख लेते हैं हम कि इसके लिए कौन जो है, इसका उद्देश्य क्या है और पात्र इसके कौन होंगे। GECL सुविधा से जो है व्यावसायिक जो उद्यम होते हैं उनको अपनी शुद्ध कार्यशील पूंजी बढ़ाने, जिससे कारोबारी देनदारियों को पूरा करने और कोविड-19 के दौरान अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में जो है मदद मिलेगी, ठीक है। ये इसका वो है, ये इसकी वैधता है। तो इसकी पात्रता काफ़ी ज़्यादा है, तो इतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, अगर फिर भी देख लें तो आप गूगल पे देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब इसकी पात्रता है, पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए तक अतिरिक्त फंडिंग प्रदान करी जाएगी, ठीक है। इस योजना के तहत जो है यह प्रावधान है कि यदि अगर उधारकर्ता द्वारा GECL फंडिंग का पुनर्भुगतान नहीं किया जाता तो क्या होगा, किसी भी प्रकार की जो हानि होगी उसकी स्थिति में जो NCGTC है उसके द्वारा बैंकों, वित्तीय संस्थानों और NBFC उनको 100% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा। NCGTC, तो NCGTC क्या है? यह जो है एक राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड की स्थापना 2014-28 मार्च को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा हुई, ठीक है। अब इतना सारा पढ़ने के बाद आपको ये तो आइडिया आ ही गया होगा, ठीक है, कि जो अधिनियम आ रहे हैं और ये वित्त मंत्रालय द्वारा। वर्तमान में NCGTC के जो है 5 क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट का संचालन किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले किसमें क्रेडिट, मतलब ये कहाँ पे फंड देती है? एक तो शिक्षा ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी फंड, कौशल विकास के लिए देती है, क्रेडिट कार्ड फंड स्कीम फॉर फैक्टरिंग, ठीक है। उसके बाद सूक्ष्म इकाइयाँ, अगर कोई मान लीजिए क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो यूनिट, ठीक है, जो हम अभी पढ़ रहे थे। उसके बाद स्टैंड अप इंडिया हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ये देती है, ठीक है, ठीक है। तो अगर किसी भी GECL ने जो है पुनर्भुगतान नहीं किया तो NCGTC क्या करेगी? 100% गारंटी कवरेज वापस करेगी, ठीक है। उसके बाद आंशिक ऋण गारंटी योजना, जिसे हम PCGS, उसमें संशोधन को स्वीकृति दी गई। तो ये क्या है, इसको 2019 में शुरू किया गया था PCGS को, और इस योजना के अंतर्गत जो है आर्थिक रूप से जो सुदृढ़ जो NBFC या सूक्ष्म ऋण कंपनियाँ, उससे BBB+, ठीक है, ये एक तरह की रेटिंग होती है जो अलग अलग कंपनियाँ देती हैं। उस रेटिंग द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाली जो परिसंपत्तियाँ हैं उसकी खरीद हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, उनको प्रथम क्षति के 10% तक की जो राष्ट्रीय अथवा सरकारी गारंटी है उसकी सुविधा प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। चूक के मामले में देयता उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा प्रतिबद्धता, ठीक है। तो उसके बाद अब इसे तकनीकी कारणों से SMA 1 श्रेणी के तहत जो NBFC और HFC है उस तक विस्तारित किया गया है, ठीक है। पूर्व में यह केवल SM 0 श्रेणी पर ही लागू होती थी। जो ये योजना है PCGS, इसे SM 1 श्रेणी तक लागू किया गया है, ठीक है। देखिए आप अभी तक जितने भी टॉपिक आए ना इकोनॉमी के, वो सारे इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। जितने भी अभी तक 10वां चल रहे हैं, 9 के 9 आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर आप बीच में एक भी आर्टिकल छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेसिक टर्म की और उसे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो या तो अच्छी तरह से पढ़ ले उसे 2-3 बार, अगर वीडियो देख लिए तो ठीक है, उसके बाद नहीं तो इसे 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ ले या वीडियो देख ले, जो करना है। पर ये बीच में अगर आप छोड़ देंगे तो आपको अगले आर्टिकल को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है।
उसके बाद है मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ये क्या है, मार्च 2021 में क्या हुआ, भारत में जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग या मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण है उस व्यवस्था के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो इसकी समीक्षा की आवश्यकता है, हर 5 साल में इसकी समीक्षा होती है। ये काम कैसे करता है, भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग का आरंभ वर्ष 2015 के इन्फ्लेशन टारगेटिंग समझौते के माध्यम से किया गया था, जो आगे वर्ष 2016 में आरबीआई अधिनियम में संशोधन के माध्यम से अपनी पूर्णता पर पहुंच गया। यह अधिनियम जो है निम्नलिखित ढांचा अथवा फ्रेमवर्क को प्रदान करता है। तो किस किस के लिए दिया जाता है ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इसने जो है समृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो मूल्य स्थिरता होती है उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति को निर्देशित किया है। ठीक है, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको ये निर्देशित करता है। मुद्रास्फीति, आपको पता ही होगा मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति क्या होती है। पैसा ज़्यादा हो जाता है मुद्रास्फीति में, मुद्रास्फीति में कम हो जाता है तो इसमें क्या करती है सरकार, पैसा एक में डालती है, एक में से एक स्थिति में निकालती है। ठीक है, मुद्रा अपस्फीति इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी मुद्रास्फीति खतरनाक होती है। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी आ जाती है इसके परिणाम स्वरूप। ठीक है, सब बेसिक में आ जाता है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है आरबीआई एक्ट 1934 था, उसमें संशोधन कर जो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी कमेटी है उसका गठन किया गया, मौद्रिक नीति समिति। ठीक है, एमपीसी में जो है 6 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, मौद्रिक नीति के प्रभारी, डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड द्वारा नामित एक आरबीआई के अधिकारी शामिल होते हैं। ठीक है, 3 बाह्य होते हैं। बाह्य कौन से होंगे, जिसको केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, या फिर बाह्य सदस्यों को अर्थशास्त्र या बैंकिंग अथवा वित्त या मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत दरों के निर्धारण का कार्य सौंपा जाता है। ठीक है, नीतिगत दर को ये जो है संभालती है। इसके अलावा इस अधिनियम के माध्यम से जो मुद्रास्फीति लक्ष्य है उसके उपाय के रूप में हेडलाइन जो सीपीआई है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कस्टमर प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं इसे, इसमें वर्ष दर वर्ष परिवर्तन को अपनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि अब हम भारत में जो है सीपीआई चलता है, पहले डब्ल्यूपीआई था, होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो उसको देखेंगे अभी इस पैराग्राफ में देखेंगे हम। मुद्रास्फीति लक्ष्य की उच्चतम सीमा 4% है और निम्नतम कम से कम 2 से 4%, इसके बीच में रहता है मुद्रास्फीति लक्ष्य हमारा, उसके टॉलरेंस बैंड के अंतर्गत निश्चित किया गया है। उसके बाद है इस लक्ष्य की प्रत्येक 5 वर्षों में समीक्षा की जाती है। ठीक है, और इस अधिनियम के एमपीसी के जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसके निम्नलिखित कार्य पद्धति अधिदेशित करता है। सबसे पहले हमारी जो नीतिगत दर है इसको ये निर्धारित करता है, उसका निर्धारण एमपीसी के सदस्यों के बहुमत द्वारा होता है। मतों के बराबर होने पे आरबीआई गवर्नर निर्णायक मत देता है। जैसे हमारे वो होते हैं ना जो सभापति और जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा राज्यसभा, उसके लोकसभा और राज्यसभा के निर्णय अगर मत बराबर हो जाए तो निर्णायक मत देता है, वैसे ही यहाँ पे जो आरबीआई गवर्नर है वो निर्णायक मत दे सकता है, डाल सकता है। ठीक है, एमपीसी को वर्ष में कम से कम 4 बैठक करना आवश्यक है। ठीक है, मिनिमम 4 बैठक है, वैसे कितनी भी कर सकते हैं, 4 से ज़्यादा 5, 6, 7, 8। ठीक है, 4 से कम नहीं कर सकते हैं। आरबीआई को एमपीसी की प्रत्येक बैठक के बाद उस बैठक का एक लिखित ब्यौरा, मतलब रिटर्न में सब कुछ जो बैठक में हुआ वो अवश्य प्रकाशित करना चाहिए। आरबीआई को वर्ष में 2 बार जो है मौद्रिक नीति पर एक रिपोर्ट अवश्य प्रकाशित करनी चाहिए। ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके ऊपर एक रिपोर्ट आरबीआई को प्रकाशित करनी चाहिए। उक्त रिपोर्ट में मुद्रास्फीति के स्रोत और मुद्रास्फीति के जो अल्पावधि एवं मध्यावधि के पूर्वानुमान को रेखांकित है उनको रेखांकित किया जाना चाहिए। ठीक है, अधिनियम इस बात का भी प्रावधान करता है कि जो मुद्रास्फीति है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो विफल रहने पर अगर आरबीआई निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत केंद्र सरकार को सूचित करेगा। अगर विफल हो जाता है वो मॉनेटरी पॉलिसी को हासिल करने में तो वो केंद्र सरकार को सूचित करेगा। क्या करेगा, मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहने के कारण कि विफल रहे तो क्यों रहे। ठीक है, उसके बाद उपचारात्मक कार्रवाई जिसके करने से समिति ने प्रस्ताव किया हो। तो ये देखिए ये है जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, मैंने कस्टमर बोला था, चले कंज्यूमर कस्टमर एक ही है, उपभोक्ता। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मुद्रास्फीति के मापक के रूप में अपनाया गया। क्यों चुना गया, तो सीपीआई जो है उपभोक्ता व्यय के स्तर पर मुद्रास्फीति के स्तर को मापता है। ठीक है, मतलब उपभोक्ता व्यय जो हम व्यय कर रहे हैं उस पर मुद्रास्फीति को नापता है। इसी संरचना के आधार पर इसके निम्नलिखित लाभ भी हैं। क्या लाभ है, जो डब्ल्यूपीआई है अन्य मापकों जैसे जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसकी तुलना में उपभोक्ता बास्केट को बेहतर तरीके से दर्शाता है। ठीक है, सीपीआई सेवा क्षेत्र की मूल्य संबंधी गतिविधियों पर भी जानकारी उपलब्ध कराता है। जो सर्विस सेक्टर होता है ना उस पर भी सीपीआई बताता है, जबकि डब्ल्यूपीआई नहीं बताता। सीपीआई जो है खाद्य मुद्रास्फीति की भी गणना
में सम्मिलित करता है, जो भारत जैसे उभरते बाजारों में मूल्य स्थिरता लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है। उसके बाद है कि कोई उपचारात्मक कार्रवाई लागू करने के बाद उस समय का अनुमान जिसके अंदर जो मुद्रास्फीति लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लिया जाएगा। अन्य संबंधित अगर तथ्य देखें तो जो हमारा श्रम मंत्रालय है, ठीक है, उसने क्या किया, जो औद्योगिक श्रमिक हैं उनके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को जो है संशोधित कर दिया, जो कि पहले 2011 था, एक था, उसको 2016 कर दिया गया है। ठीक है, श्रम मंत्रालय द्वारा। और इसके आधार पर की जाने वाली जो मुद्रास्फीति सूचकांक गणना है उसमें जो गैर खाद्य पदार्थ थे जैसे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको अधिक भारांश दिया गया है पहले से। ठीक है, जो CPI है, IW मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर, यहाँ पे CPI के साथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर, तो ये कारखानों, खानों, बागानों, रेलवे, सार्वजनिक मोटर परिवहन उपक्रमों, विद्युत उत्पादन और वितरण प्रतिष्ठानों तथा जो बंदरगाह और जो गोदियाँ होती है, गोदियों, डॉक्स जो होते हैं ना, डॉक यार्ड बोलते हैं जैसे 7 क्षेत्रों में से किसी एक के कार्यरत औद्योगिक श्रमिक को शामिल करता है। ठीक है, जो कार्यरत होगा उस औद्योगिक श्रमिक को इसमें शामिल किया जाएगा। आधार वर्ष में अगर किया गया संशोधन वस्तुतः वर्षों से श्रमिक मतलब संशोधन करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो उनके बेसिक जो फेयर होते हैं, जो प्राइस इन्हें मिलता था, वो 2001 के अकॉर्डिंग मिलता था, जो कि काफ़ी कम था। ठीक है, इसी वजह से संशोधन किया गया इसमें। तो वर्षों से जो श्रमिक वर्ग की आबादी के परिवर्तित हुए उपभोग प्रतिरूप है, मतलब जो पैसा वो कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं, उसका प्रतिरूप को प्रदर्शित करेंगे, और अब इसे केवल 5 वर्ष पश्चात ही संशोधित कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब महंगाई बढ़ रही है तो उनके जो बेसिक फेयर हैं वो भी बढ़ने चाहिए। तो CPI IW का उपयोग जो है मुद्रास्फीति की निगरानी करने, इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाएगा। ठीक है, CPI IW का देखिए, मुद्रास्फीति की सबसे पहले निगरानी करेगा, सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता जो होता है, उसके अलावा पेंशनरों के लिए महंगाई राहत भी मिलेगी, औद्योगिक श्रमिकों के लिए परिश्रमिक की गणना हेतु मानक के रूप में इसे किया जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा 4 चीज़ कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है CPI IW का। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें, 4 CPI श्रृंखलाओं का उपयोग किया जाता है। CPI IW ऊपर पढ़ा हमने, और उसके अलावा कृषि श्रमिक। ठीक है, यहाँ पे IW था, IW का हटा के AL लगा दीजिए। उसके बाद फिर फॉर CPI ग्रामीण श्रमिक जो रूरल लेबर है, CPI RL शहरी नॉन मैनुअल कर्मचारी, ठीक है, जहाँ पे आदमियों की ज़रूरत नहीं होती, UNME के लिए CPI। इन 4 जगह पे यूज़ किया जाएगा। इनमें से जो है प्रथम 3 को श्रम ब्यूरो जो हमारा श्रम मंत्रालय उसके द्वारा प्रबंधित किया गया है, और जो चौथा है हमारा, जो चौथा ही है ना, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय UNME, इसके लिए केंद्रीय जो NSO है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के जो अधीन आता है उसके द्वारा की जाती है। उसके बाद है मौद्रिक नीति जो MPC है उसके द्वारा किए गए अन्य प्रमुख कार्य। तो ऋणों को जो NP है उसके रूप में वर्गीकृत किए बिना एक बार की पुनर्रचना करना। ठीक है, वन टाइम रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ लोन्स, जो लोन्स है उनका रीस्ट्रक्चर करना, मतलब रिकन्स्ट्रक्शन रीस्ट्रक्चर करना, उन्हें दोबारा से उन्हें अरेंज करना, विदाउट क्लासीफाइंग दैम एज NPA, उनको NPA में घोषित करने की बजाय उन्हें रीस्ट्रक्चर कर देना। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, देखिए, जो रीस्ट्रक्चरिंग है वस्तुतः एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो बैंक होगा किसी जो उधार करता है, ठीक है, उसके द्वारा वित्तीय दबाव का सामना किए बिना, मतलब वित्तीय दबाव का सामना न करे, और ऋण की जो शर्तें हैं उसको संशोधित कर दिया जाएगा। ठीक है, किसी उधारकर्ता जो बोरोवर है उसको, जो डिफ़ॉल्टर होता है ना, चूक करता होता है, घोषित करने और ऋण को NPA के रूप में वर्गीकृत करने से बचने के लिए बैंकों द्वारा यह कदम उठाया गया है। ठीक है, मतलब इसमें कुछ पैसे वगैरह दे के या सेटलमेंट करके जो है इसको आगे बढ़ाया जाता है। पात्रता, इसके लिए पात्रता क्या होगी, केवल वे ही उधारकर्ता पात्र होंगे जिन्हें जो है स्टैंडर्ड्स जो मानक होते हैं उनके तौर पर वर्गीकृत किया गया हो। इसके अलावा 1 मार्च 2020 तक अधिकतम 30 दिनों तक के डिफ़ॉल्टर को भी यह सुविधा मिलेगी। मान लीजिए आप 1 मार्च 2020 तक आप अगर इसके बाद कोई किसी का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो अधिकतम 30 दिन अगर आपको हो गया तो उसके बाद से उन्हें जो है इसके जो है सुविधा मिलेगी, ये इस टाइप की सुविधा। ठीक है, इसमें पर्सनल लोन, जो ऑटो क्रेडिट कार्ड, आवास, शिक्षा, ये सब ये चारों, और कॉरपोरेट उधारकर्ता, इनको शामिल किया गया है। ठीक है, इस योजना का विवरण किसके अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा किया गया, KV कामत द्वारा। इससे पहले जो है RBI दबावग्रस्त जो परिसंपत्तियाँ थी, स्ट्रेस्ड एसेट थे, उनकी समस्या से निपटने के लिए जो डेप्ट रिकन्स्ट्रक्शन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम
ऋण पुनर्रचना योजना इसका उपयोग कर चुका है। जैसे ये सारी स्कीम है जिसका पहले यूज़ किया जाता था, ठीक है, इससे पहले देख लीजिएगा 2008 से रिस्ट्रक्चरिंग विंडो कॉर्पोरेट एंड पुनर्रचना योजना 5.25 योजना के तहत फ्लेक्सिबल रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, लोकशील पुनर्रचना कार्यनीतिक ऋण पुनर्रचना योजना, दबावग्रस्त परिसंपत्ति की संधारणीय पुनर्रचना योजना, ठीक है। अगला है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट्स। इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए? तो जो कार्ड और मोबाइल उपकरण है उसका उपयोग करके ऑफलाइन खुदरा भुगतान के लिए योजना आरंभ की गई। जितने भी ऑफलाइन रिटेल पेमेंट थे उनको ऑनलाइन में कन्वर्ट करने की योजना स्टार्ट की गई। तो आरबीआई ने इंटरनेट कनेक्टिविटी और इंटरनेट की कम गति की समस्या का समाधान करने के लिए जो मोबाइल उपकरण और कार्ड्स हैं उनका उपयोग करके जो ऑफलाइन भुगतान हेतु एक प्रायोगिक योजना है उसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उच्च मूल्य वाले जो चेक होंगे उनके साथ धोखाधड़ी को रोकने के लिए सकारात्मक भुगतान तंत्र स्थापित किया जाएगा। यह तंत्र 50,000 रुपये और उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए होगा, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है घाटे का मौद्रीकरण मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। तो हाल ही में जो आरबीआई है उसके पूर्व गवर्नर जो सी रंगराजन है उसके सहित कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने यह सुझाव दिया कि जो सरकार है उसको घाटे का मौद्रीकरण करना चाहिए। मतलब इस पैराग्राफ के अंदर ये बताया गया कि मतलब जो नोट होते हैं वो थोड़े से जो छाप लिए जाएंगे आरबीआई के द्वारा, ठीक है। तो इससे तात्पर्य क्या है, जब सरकार के जो है राजकोषीय जो घाटा होता है वो ज़्यादा हो जाता है तब ऐसा किया जाता है, ठीक है। इस घाटे का जो वित्तीयन या तो बाजार से उधार लेकर या आरबीआई के माध्यम से घाटे का मौद्रीकरण करके किया जाता है। सरल शब्दों में अगर बात करें तो घाटे अथवा राजकोषीय मौद्रिकीकरण का तात्पर्य है भविष्य की किसी तिथि पर चुकाए जाने वाले जो ऋण है उसके बजाय मुद्रा की छपाई के माध्यम से अतिरिक्त व्ययों का वित्त पोषण करने से है, ठीक है। मुद्रा की छपाई करने लग जाएंगे इसमें, यह गैर ऋण वित्त पोषण का एक रूप है। फलस्वरूप जो मौद्रिकीकरण है इसके कारण निवल सार्वजनिक ऋण में कोई वृद्धि नहीं होती। जो हमारे पास नेट सार्वजनिक जो ऋण होगा उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी, मतलब पैसा दे देंगे हम छाप के। इसके बाद है ऐसा केवल निम्नलिखित दो विधियों के माध्यम से किया जा सकता है। प्रत्यक्ष एक तो मौद्रिकीकरण कर सकते हैं हम, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन करो, मतलब इसमें क्या करेंगे, सीधा पैसा छाप देंगे। सरकार के व्यय को वित्त पोषित करने के लिए प्राथमिक बाजार से सरकारी प्रतिभूति या बॉन्ड का प्रत्यक्ष क्रय कर सकते हैं। जो हमारा जैसे प्राथमिक बाजार होता है ना, जहाँ पे जो एक होता है द्वितीयक बाजार होता है ना, जैसे स्टॉक मार्केट जो होगी ना, शेयर जहाँ पे शेयर बेचे खरीदे जाते हैं, ये द्वितीय मार्केट हो जाती है ना। प्राथमिक मार्केट होता है जहाँ पे जो फर्स्ट टाइम अगर कुछ किसी उसको शेयर वगैरह को आप देते हैं ना, तो वो फर्स्ट टाइम के लिए प्राथमिक बाजार होता है जहाँ पे सरकार अपनी जो प्रतिभूतियाँ वगैरह ये होते हैं ये देने के लिए यूज़ करती है, ठीक है। उसके बाद प्राथमिक के बाद ये जो है द्वितीयक में चले जाते हैं सारे शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करती है सरकार, अपने सरकारी प्रतिभूतियाँ या बॉन्ड्स का प्रत्यक्ष क्रय सीधा बेच देती है यहाँ पे आगे, ठीक है। इस प्रकार आरबीआई इस कदम से सरकार की व्यय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अप्रत्यक्ष में क्या होता है, सरकार प्राथमिक बाजार में बॉन्ड जारी करती है और आरबीआई अपने जो ओएमओ होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, इसके माध्यम से द्वितीयक बाजार से सरकारी बॉन्ड क्रय कर लेता है, ठीक है। इन दोनों तरीके से सरकार पैसा जो है वो मतलब अब तरलता बढ़ाती है पैसे की। घाटे का मौद्रिकीकरण से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य है। तो भारत में घाटे का जो मौद्रिकीकरण है 1997 तक प्रचलन में था। इसके अंतर्गत जो केंद्रीय बैंक है वो एड हॉक ट्रेजरी बिल जारी करके सरकारी घाटे का स्वचालित रूप से मौद्रिकीकरण करता था, ठीक है। उसके बाद 1994 और 97 में जो है जो एड हॉक ट्रेजरी बिल था उसके माध्यम से वित्तीयन को चरणबद्ध रूप से पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, 1997 पे। और सरकार और आरबीआई के मध्य दो समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ था। आगे चलकर जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन है, एफआरबीएम, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट अधिनियम 2003, इसके अधिनियम के उपरांत आरबीआई को सरकार का जो है प्राथमिक निर्गमन खरीदने से पूरी तरह से रोक दिया गया, ठीक है। फिर 2017 में क्या हुआ, एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन करके एक एस्केप क्लॉज या फिर बचाव खंड बोलते हैं उसे, उसका समावेशन किया गया। मतलब जिसके बाद दोबारा से जो है घाटे का मौद्रिकीकरण की अनुमति दी गई थी। उसके बाद है मुद्रा आपूर्ति के मापक, मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो सबसे पहला होता है पारक्षित मुद्रा। इसे आधारभूत धन, मौद्रिक आधार और आधारभूत आदि नाम से जाना जाता है, ठीक है। अलग अलग नाम है ये इसके। तो सबसे पहले इसमें चार तरह की मनी होती है,
M0, M1, M2, M3, M4। ठीक है, M0 क्या होती है? चलन में मुद्रा, आरबीआई के पास बैंकों की जमाएं, आरबीआई के पास अन्य जमाएं। ठीक है, ये तीनों होती है इसमें। ठीक है, बैंकों की जमाएं, अन्य जमाएं और चलन में जो मुद्रा होगी। उसके बाद M2 होती है जनता के पास जो पैसा होगा, बैंकों के पास जो मांग जमाएं होगी, आरबीआई के पास अन्य जमाएं। M2 होगा M1 प्लस डाक बचत, बैंकों की बचत जमाएं। ठीक है, उसके बाद M3 क्या है? M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमाएं। M4 होता है M3 प्लस डाक बचत बैंकों में। ये आपने बेसिक में चारों M0 से M4 तक पढ़ा होगा। ठीक है, अच्छा मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि इन चारों में जो है, पांचों में सबसे जो तरलता जो होगी, लिक्विडिटी होगी, कौन सी मुद्रा की होगी? ठीक है, M0 की, M1, 2, 3, 4। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। मुझे पता है वैसे कोई बताएगा नहीं, फिर भी पूछ रहा हूँ मैं, चारों पांचों में से सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कौन सी मुद्रा की होती है? ठीक है, चलिए बस अभी इतना ही, फिर देखता हूँ सेकंड पार्ट इसका अपलोड करूँगा फिर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।